हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 3 मार्च 2026। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने पहले मुद्दे पे। ठीक है, क्या हमारा पहला मुद्दा बोल रहा है कि यूजीसी रिफॉर्म डिबेट फॉल्ट लाइन इन पॉलिटिक्स ऑफ सोशल जस्टिस। मैं यूजीसी पहले भी आपको मैं पढ़ा दिया हूँ यूजीसी नियम कि क्या आया था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाया गया है। ठीक है, तो ये देखिए क्या है इसका बैकग्राउंड, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। पहले भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ और इस पर भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और अगर ज़्यादा आपको और जानकारी चाहिए तो वो जो पहले वाले मुद्दा है ना यूजीसी वाले, वो आप देख लीजिएगा। ओके, देखिए क्या है। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो यूजीसी जिसे बोला जाता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के प्रस्तावित सुधारों ने सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस और आरक्षण, रिजर्वेशन और मेरिट को लेकर गहरी राजनीतिक बहस छोड़ दी है। ठीक है, छेड़ दी है। यह मुद्दा सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय राजनीतिक और समाज की संरचना से भी ये जुड़ा हुआ मामला है। ओके, अब हम लोग पहले ये देखते हैं कि यूजीसी के नियम क्या थे। जो यूजीसी जो रिसेंट जो यूजीसी रिफॉर्म्स आया था, सुधार आया था, वो है क्या। देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने हाल के समय में उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक न्याय, भर्ती प्रक्रिया और संरचनात्मक सुधारों से जुड़े कुछ नए नियम प्रस्ताव दिए थे। नियम या प्रस्ताव दिए थे। क्या था ये प्रोविजन, क्या था। तो देखिए, पहला था सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस का प्रावधान दिया गया था। क्या एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं को भी समान सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, कैंपस में अगर जातिगत भेदभाव रोकने के उपाय में ये किया गया था। कैंपस में जातिगत जो भेदभाव होता है ना, उसको रोकने का ये उपाय प्रावधान किया गया था। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल को मजबूत करना था। ठीक है, तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल को मजबूत करने के लिए लाया गया था। दूसरा क्या था आपका प्रावधान, फैकल्टी भर्ती। ठीक है, क्या फैकल्टी रिक्रूटमेंट। तो ये देखिए, भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना था। कैसे, नोट फाउंड सुटेबल जैसे अस्पष्ट कारणों पर नियंत्रण करना था। आरक्षण नियमों को सख्ती से पालन करना था। ठीक है, प्रतिनिधित्व। थर्ड क्या था, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेशन भी इसमें शामिल था। क्या था कि विश्वविद्यालयों में ओबीसी हो गया, जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूसी हो गया, की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया था। ठीक है, खासकर प्रोफेसर और उच्च पदों में जो कम प्रतिनिधित्व के सुधारने को इस पर दिया गया था। क्या कि प्रोफेसर और उच्च पदों पर कम प्रतिनिधित्व थे, किसका, ओबीसी एससी एसटी का। ठीक है, शिकायत निवारण तंत्र भी एक लाया गया था। कैंपस में भेदभाव के मामले के लिए विशेष कंप्लेंट मैकेनिज्म कमेटी भी बैठाया गया था। ओबीसी छात्रों शिक्षकों को भी सुरक्षा दिया गया था। ये पहले सीमित थी, जो इसको ब्रॉड एस्पेक्ट में लाकर ये लाया गया था। ठीक है, सुधार किया गया था। ठीक है, छठा क्या है कि इसमें समावेशी शिक्षा पे भी जोर दिया गया था। जैसे कमजोर वर्गों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच देना, सुरक्षित और समान वातावरण प्रदान करना। लक्ष्य क्या था, इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक कैंपस बनाना था, इसका लक्ष्य था। सातवां क्या था, देखिए आपका नीति का व्यापक उद्देश्य था कि सामाजिक असमानता को कम किया जाए, उच्च शिक्षा में समान अवसर दिया जाए, लेवल जो प्लेइंग फील्ड देना। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 21 ये के अनुरूप ये क्या है, व्यवस्था बनाना था। ठीक है, अब हमारे लिए क्या था कि मुद्दे का जो कोर इशू क्या है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, देखिए यूजीसी ने ऐसे नियम प्रस्तावित किए जो ओबीसी एसटी एससी जैसे वंचित वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व और सुरक्षा दे, लेकिन कुछ सामाजिक के जैसे उच्च वर्ग एलाइट ग्रुप ने इसका विरोध किया। न्यायपालिका द्वारा फिलहाल इन नियमों को स्थगित कर दिया गया है। और मुख्य बहस जो छिड़ा था, ये आपका क्या छिड़ा था कि मेरिट वर्सेस सोशल जस्टिस। क्या है, समर्थकों का तर्क क्या था कि ऐतिहासिक असमानता को ठीक करना जरूरी है। ठीक है, उस शिक्षा में वंचित वर्गों की भागीदारी बहुत कम है, इसलिए ये सही माना गया था। समान अवसर यानी लेवल प्लेइंग फील्ड देना ही असली मेरिट होता है। विरोधियों का क्या तर्क था, देखिए यहाँ पे विरोधियों का क्या तर्क था कि इससे मेरिटोक्रेसी कमजोर होगी। ठीक है, मेरिटोक्रेसी क्या है, मेरिट जो बेसिस होता है ना, मेरिट जो लोकतंत्र है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी। संस्थानों की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। पहचान आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलेगा।
ये बोला गया है, ठीक है, विरोधियों द्वारा। अब यहाँ पे जो मुद्दा है हमारा, जो आपका न्यूज़ में दिया गया है, लेखक द्वारा लिखा गया है कि फॉल्ट लाइन्स क्या है, दरारें कहाँ हैं फॉल्ट लाइन्स, ठीक है। तो देखिए, पहला तो है सामाजिक दरार भी है, कास्ट डिवाइड हमारे देश में है। उच्च जाति वर्सेस जो आपका बहुजन यानी ओबीसी, एसटी और एससी द्वारा जो बहुजन है उसके बनाम में ये हमेशा रहता है। शिक्षा और नौकरियों में असमान प्रतिनिधित्व है इनके। दूसरा क्या है, राजनीतिक दरारें भी हैं। जैसे आपका अभी का जो सरकार है उनका दुविधा क्या है कि पारंपरिक समर्थन जैसे उच्च वर्ग, नया समर्थन ओबीसी, दलित और आदिवासी, ठीक है। खुलकर समर्थन करने पर एक पक्ष नाराज हो सकता है, ये सरकार की चुनौतियां भी है। और आपका थर्ड क्या है कि संस्थागत दरारें भी है। क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी प्रोफेसरों की संख्या बहुत कम है, लगभग आपका 3% है ओबीसी की प्रोफेसरों की संख्या, ठीक है। भर्ती में नॉट फाउंड सुटेबल का दुरुपयोग होता है और एससी एसटी के मुकाबले ओबीसी के लिए कम संस्थागत सुरक्षा है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। फोर्थ क्या है आपका, आर्थिक सामाजिक असमानता भी है। जैसे बिहार जाति जो सर्वे हुआ था, बिहार कास्ट सर्वे जो किया गया था 2023 में, उसमें क्या पाया गया था, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है ना यानी ईबीसी है, वो लगभग 40% है। इनकी स्थिति क्या है, तो देखिए इनकी स्थिति जब देखा गया था तो ये गरीब हैं, कम शिक्षा है, सीमित अवसर इनको भी प्रदान होता है, ठीक है। इसलिए ये जरूरी था, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है ये मुद्दा, तो देखिए मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा क्या लाता है, सामाजिक गतिशीलता का माध्यम होता है, ठीक है। यदि हाँ असमानता बनी रहती है तो क्या होगा, सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निष्कर्ष इसको आप क्या बोल सकते हैं इसमें। देखिए क्या है कि यूजीसी सुधारों पर विवाद ने दिखाया है कि भारत में जाति और सामाजिक न्याय अभी भी केंद्रीय मुद्दे में है, ये आप बता सकते हैं। और राजनीतिक में संतुलन बनाना कठिन है, ठीक है। मेरिट और इक्विटी के बीच संतुलन ही समाधान है, ओके। तो ये बात आप बना सकते हैं, ठीक, बता सकते हैं, ठीक है। क्या है हमारे लिए यूजीसी, ठीक है। यूजीसी पढ़ना है क्योंकि यूजीसी हमारा पॉलिटी का भी मुद्दा बनता है। वो आप देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वोच्च नियामक संस्थान है। क्या बोल रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा का सर्वोच्च नियामक संस्थान है कौन, आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। स्थापना कब हुआ था, 1956 में हुआ था। आधार यूजीसी एक्ट 1956। क्या था आधार इसका, तो यूजीसी एक्ट एक 1956 आया था, उसी के आधार पर क्या बनाया गया था, ये आपका विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गया। तो ये कैसा निकाय हो गया, तो एक वैधानिक निकाय हो गया यानी स्टैच्यूटरी बॉडी हो गया। तो यहाँ पे फंसा सकता है कि ये संवैधानिक बॉडी है या आपका वैधानिक संस्था है, तो आप मारिएगा, आप कौन, वैधानिक संस्था लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्ट से आया, ठीक है। कौन सा, यूजीसी एक्ट 1956, और स्थापना भी 1956 में हुआ था, ओके। उद्देश्य क्या है इसका, तो देखिए विश्वविद्यालयों में मानक बनाए रखना, स्टैंडर्ड को मेंटेन करने रखना है, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। और क्या है, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार करना, संस्थानों को मान्यता देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। केंद्र से मिलने वाले अनुदान यानी ग्रांट्स को वितरित करना भी इसका उद्देश्य है। क्या काम करता है ये, फंक्शंस क्या है इसका, देखिए फंक्शंस ये है ना कि पहला तो है कि विश्वविद्यालय को ये मान्यता देता है, ठीक है। कौन सा संस्थान यूनिवर्सिटी कहलाएगा यह तय करना किसका काम है, तो आपका यूजीसी का काम है। तो पहली बात तो आपको ये पता चल गया कि यूनिवर्सिटी का टैग कौन दे सकता है, तो ये विश्वविद्यालय अनुदान ही कर सकता है, आयोग कर सकता है, ओके। दूसरा क्या है कि अनुदान देना, केंद्र सरकार की ओर से जो अनुदान मिलता है, कॉलेज और विश्वविद्यालयों को फंड किनको दिया जाना चाहिए, तो ये भी ये तय करता है, तो ये देता है, ठीक है। शिक्षा के मानक तय, ठीक है, करना यानी जो आपका एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स तय करना, जैसे सिलेबस हो गया, डिग्री हो गया, गुणवत्ता हो गया, ये सब तय करता है। और नेट का एग्जाम जो होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये आयोजित करता है, ठीक है। तो ये भी आप याद कर रखिएगा। फोर्थ क्या काम है इसका, तो शिक्षक भर्ती मानक, मतलब जो आपका टीचर जो रिक्रूटमेंट होता है उसका स्टैंडर्ड ये बनाता है। जैसे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्यता जो होता है, नेट क्वालिफाई कीजिए, पीएचडी आदि तय करता है, ठीक है, करना होता है। और फिफ्थ जो होता है आपका
निगरानी, जैसे आपका मॉनिटरिंग करना, जैसे संस्थानों की जांच करना, ठीक है? नियमों का पालन को सुनिश्चित करवाना, ये इसका फंक्शंस है। यूजीसी किसके अंदर आता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और ये पूरे भारत में हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करता है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है वो कौन है, आपका यूजीसी है, ठीक है? आईआईटी, एम्स जैसे संस्थान कुछ मामलों में अलग कानून से चलते हैं, लेकिन बाकी जो है ये यूजीसी के कानून से ही चलते हैं, ठीक है? तो ये आप समझ गए होंगे कि यूजीसी का क्या रोल है, ठीक है? अब यहाँ पे आपके लिए मेंस का क्वेश्चंस रखा गया, क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों में सामाजिक न्याय की नीतियां भारतीय राजनीतिक में नई दरारें पैदा कर रही हैं, ठीक है? आपको नई दरारें जो है, फॉल्ट लाइन जो है, वो आपको चर्चा करना है, कितना, 150 से 250 शब्दों में। और ये आप कहाँ भी भेजना है, तो बैप्स एकेडमी का टेलीग्राम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से आप क्या है कि टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए और वहाँ पे आप अपने आंसर को आप सेंड कर सकते हैं और फिर बाद में आपको फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ आप लोग जो भी लिखते हैं या लिखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लिखिए, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। और प्लीज़ आप लोग लिख के टेलीग्राम हमारे जॉइन कर लीजिए और वहाँ से आप भेजिएगा, ठीक है? और एक छोटा-सा आपको ऑफ़र आपका आया हुआ है, इन्फॉर्मेशन है, जो ऑफ़र के बारे में वेब्स एकेडमी की तरफ से। तो वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न्स विथ स्ट्रैटेजी चैनल, जो आपका यूट्यूब चैनल है, तो वो जाके आप जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या है कि इसमें जो पहले हमारे 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना, तो उनके लिए जो वेब्स एकेडमी ऐप लॉन्च होने वाला है, उस पर क्या हैगा कि आपको 1000 जो पहले 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल का होंगे, उनके लिए क्या दिया जाएगा, हमारे वेब्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? तो वो गिफ्ट किस चीज़ों में मिलेगा, तो ये देखिए 4 हमारा फाउंडेशन कोर्स आने वाले हैं, ठीक है? तो कोर्स हम लोग देख लेते हैं कौन-कौन है। तो पहला कोर्स है आपका यूपीएससी सीएसई आपका 2027 टू 28, ठीक है? ये 2027-28 का है। और दूसरा क्या है कि आपका 14वीं जो जेपीएससी होने वाला है, उसका क्या है, आपका प्री प्लस मेंस का कोर्स आने वाला है, ठीक है? प्री प्लस मेंस का कोर्स आने, थर्ड जो है आपका क्या है, 72वीं बीपीएससी होने वाला है, जो आपका 72वीं बीपीएससी का आपका क्या आने वाला है, प्री प्लस मेंस का कोर्स आने वाला है। और फोर्थ क्या होगा कि आपकी मांग क्या है, ये आपका कोर्स आएगा, ठीक है? डिमांड पे, जैसे डिमांड अभी नेट का जो है आपका पेपर होने वाला है आपका, जैसे यूजीसी नेट जो मैं अभी आपको बताया, वो कब होने वाला है आपका, जून में होने वाला है, जून जुलाई में होने वाला है। तो उसके लिए भी आप मांग कर सकते हैं, या आपका बीपीएससी टीचर होगा, जो भी पेपर होने वाला है उसका मांग कर सकते हैं। कुछ भी आप जो भी आपकी मांग रहेगा ना, सबसे ज़्यादा लोगों का जिस चीज़ का मांग रहेगा वही पेपर स्टार्ट किया जाएगा, ओके? तो इन सबों कोर्स में फ़ायदा उठाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ हमारे जो टेलीग्राम में, सॉरी, जो मेरा वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी यूट्यूब चैनल है, उसको जाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और एक चीज़ और कीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा क्या है, टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, ताकि क्या होगा, जो इन चारों कोर्सों में ना आपको रियायत या आपको वेब्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट देने के लिए जो पहचान आपकी चाहिए, वो आपको पहचाना जा सकता है, ठीक है? आसानी से पहचाना जा सकता है। ओके, तो इसलिए आप जुड़ जाइएगा, ओके? आपसे रिक्वेस्ट है। और एक छोटा-सा और निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिए। और अपने भाई-बहन जो भी हैं, पढ़ने वाले सहपाठी हैं, जो भी गली-मोहल्ले जो भी हैं, पढ़ने वाले हैं, फैमिली में हैं, जो थोड़ा-सा आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, तो उनके लिए तो और बेहतरीन ऑफ़र है। प्लीज़ आप लोग जाके बताइए उन लोगों को भी, अगर जो भी आपके जान-पहचान के हैं, ये आप चैनल से जुड़ जाइए और आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? आप इतने दिनों से देख रहे होंगे मेरी क्लास, आप देख लीजिएगा जाके, और मैम भी जो क्लासेस करते हैं वो देख लीजिए कि हम लोग कितने, मतलब आपके एग्ज़ाम में प्रिपेयर करवाने के लिए, आपको प्रिपरेशन में हम लोग कितना हेल्पफुल कर सकते हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा जो एमसीक्यू है उस पे चलते हैं। क्या है देखिए, यूजीसी के नए नियम का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है? तो क्या था, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, बिल्कुल। उच्च शिक्षा में पारदर्शिता लाना, ये भी बिल्कुल सही है।
केवल निजी विश्वविद्यालय को बढ़ावा देना नहीं, थर्ड हमारा नहीं है, केवल निजी विश्वविद्यालय को बढ़ावा देने का बात यहाँ पे नहीं हुई है। ओके, तो केवल 1 और 2 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या था, यह एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल यूजीसी आपका एक्ट जो था कौन सा 1956 के तहत आया था, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसकी स्थापना 1956 में हुआ था, बिल्कुल ये सही बात है। यह केवल तकनीकी शिक्षा को नियंत्रित करती है, ऐसा नहीं है, तकनीकी शिक्षा को केवल नियंत्रित नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि यूजीसी के कार्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, पहला है कि विश्वविद्यालय को मान्यता देता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अनुदान प्रदान करना है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। न्यायिक विवादों को निपटारा करना है, ये इसका काम नहीं है, न्यायिक विवादों का निपटारा करना इसका काम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगले प्रश्न, अगले मुद्दे पे हम लोग क्या चलते हैं, अगले मुद्दे पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि द प्राइस रिलीफ प्रोवाइडेड बाय जीएसटी रेशनलाइजेशन में नॉट लास्ट लॉन्ग। क्या बोल रहा है, देखिए जीएसटी कलेक्शन जो है, इंपोर्ट आईजीएसटी और अर्थव्यवस्था में छिपी चुनौतियां हैं, ये बता रहा है मुद्दा। क्या है प्रमुख तथ्य, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इसका फैक्ट। तो क्या बोल रहा है कि फरवरी 2026 में जीएसटी जो कलेक्शन किया गया था लगभग आपका 1.83 लाख करोड़ रुपया किया गया था। ठीक है, वो वृद्धि जो हुआ था आपका लगभग आपका 8.1% का वृद्धि हुआ था, 2026 में हुआ है फरवरी में। जीएसटी के दरों का सरलीकरण आपका 2025 के सितंबर में किया गया था, जिसमें 5% और 18% को 2 स्तरीय ढांचा लाया गया था। ठीक है, इंपोर्ट आईजीएसटी, ठीक है, आयात पर जीएसटी ये लगता है, इंपोर्ट आईजीएसटी फरवरी 2026 में लगभग आपका 47,800 करोड़ रुपया का हुआ था, और फरवरी 2025 में लगभग यही क्या कितना हुआ था, 40,800 करोड़ का ये कलेक्शन किया था। तो वृद्धि कितना हो गया, लगभग आपका 17% का वृद्धि हुआ। ये आपका फैक्ट है, अगर आप याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए मैं लगा दिया था। ओके, क्या है आपका वृद्धि, जीएसटी जो वृद्धि हुआ है उसमें इसका कारण क्या है, तो देखिए उपभोग यानी कंजप्शन में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ है, सस्ती वस्तुएं की मांग बढ़ी है। सेक्टर जो है ऑटोमोबाइल्स हो गया, मोबाइल हो गया, उपकरण हो गया, पर्यटन हो गया, इनका सेक्टर में वृद्धि आई है। ठीक है, जीएसटी दरों का सरलीकरण भी हुआ है, जैसे जटिलता, इससे क्या हुआ, जटिलता कम हुई और अनुपालन जो होता है, कंप्लायंस होता है, ये बेहतर हो पाया। ठीक है, कंप्लायंस आपका बेहतर हो पाया। छिपी हुई समस्या क्या है जीएसटी में, इंपोर्ट जीएसटी आईजीएसटी पर निर्भरता, जैसे इंपोर्ट आईजीएसटी में तेज वृद्धि हुई है। ठीक है, कुल जीएसटी में इंपोर्ट आईजीएसटी का हिस्सा है। ठीक है, आपका 2024 से 25 में 24% है और 2025 से 26 में 27% है, यानी आपका ये कुल जीएसटी में इंपोर्ट जीएसटी का लगभग आपका 27% भाग इनका हिस्सेदारी होता है। इसका मतलब है कि जीएसटी वृद्धि का बड़ा हिस्सा घरेलू मांग नहीं है, बल्कि आयात पर जो लगता है ना, उस पे होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए दूसरा क्या है कि रुपया का कमजोर होना, भारतीय रुपया में गिरावट आया है, जैसे लगभग आपका 4% फरवरी 2025 से फरवरी 2026 के बीच में ये गिरावट हुई है, और अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक लगभग 6.2% का गिरावट आया है। ओके, प्रभाव क्या हुआ, आयात महंगे हो गए, आईजीएसटी की गणना बढ़ी क्योंकि डॉलर में कीमत तय होती है, तो इसलिए और भी आईजीएसटी मतलब आया। ठीक है, थर्ड क्या हुआ आपका, प्रमुख आयात वस्तुएं जैसे आपका कच्चा तेल क्रूड ऑयल लगभग 25%, सेमीकंडक्टर लगभग 5%, तांबा एल्युमिनियम लगभग 3 से 4%। भारत जो है 90% से अधिक सेमीकंडक्टर आयात करता है, और सेमीकंडक्टर के बारे में कल या परसों ही पढ़ा है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम लोग देख लेते हैं। पहला तो है कि लागत में वृद्धि हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया, महंगे आयात हुए, इससे क्या हुआ, उत्पादन लागत भी बढ़ गया। असर क्या हुआ, तो इससे असर जो हुआ आपका, देखिए जैसे आपका ऑटोमोबाइल्स हो गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, इस पर असर पड़ा, और परिणामता क्या हो गया,
कि उपभोक्ता की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरा क्या है कि जीएसटी सुधार का असर कम होना, यानी सरकार ने दरें घटाई, लेकिन क्या हुआ, सरकार दरें तो घटा दी लेकिन महंगे इनपुट जो है सस्ती कीमत का लाभ खत्म हो गया। राज्यों के बीच भी असमानता है, कुछ राज्यों का प्रदर्शन कमजोर हुआ है, जैसे तमिलनाडु आपका -6% आपका है, और वहीं महाराष्ट्र आपका 6% है, पश्चिम बंगाल आपका 1% है। संकेत है कि जीएसटी वृद्धि समान रूप से नहीं बल्कि आयात आधारित हो रही है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, ये तो आपका मुद्दा था जो आप पढ़ गए। थोड़ा सा हम लोग जीएसटी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्या होता है जीएसटी। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर। देखिए, वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में लागू एक अप्रत्यक्ष कर है। ये कैसा कर है, तो डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। सिर्फ गुड्स पे नहीं, गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगाया जाता है। इसका नाम में ही है जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका उद्देश्य जो है पूरे देश में एकीकृत कर प्रणाली, यानी वन नेशन वन टैक्स लागू करना है। भारत में जीएसटी जो लागू हुआ था, ये आपका थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। भारत में जो जीएसटी लागू हुआ वो 1 जुलाई 2017 को हुआ था, ठीक है। और ये कैवा संविधान संशोधन था, तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था इसके बारे में, और इसी संशोधन से जीएसटी का रास्ता साफ हुआ था। जीएसटी से पहले की स्थिति क्या थी, तो जीएसटी से पहले कई कर लगते थे। कौन कौन कर लगते थे, तो हम लोग देख लेते हैं। जैसे वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया। समस्या इनमें क्या था ना, टैक्स पर टैक्स, यानी कास्केडिंग इफेक्ट एक बोला जाता है, वो था, जटिल प्रणाली था, ठीक है। अब वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स आ गया है। जीएसटी का प्रकार है, देखिए जीएसटी का प्रकार भी हम लोग जानते हैं कि जीएसटी का कितने टाइप्स हैं, तो देखिए 3 टाइप्स हैं। एक होता है सीजीएसटी, जिसको बोला जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी होता है, जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में होता है, ठीक है। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो अंतरराज्यीय व्यापार, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार होगा तो उस पर आईजीएसटी लगता है या आयात पर लगता है, ठीक है। जीएसटी की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो एकीकृत जो राष्ट्रीय बाजार ये प्रदान किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा दिया, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। डिजिटल प्रणाली, जैसे जीएसटी एन मतलब नंबर दिया, एक आपका टैक्स चोरी में, टैक्स एवेजन में कमी आया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, तो ये देख लीजिए, जो टैक्स आपने खरीदते समय दिया है उसे बेचते समय समायोजित कर सकते हैं। मतलब जैसे आप देखिए, मान लिया जाए कि यहाँ से कोई आदमी गुजरात का आदमी है, वो प्रिंटर आपका कहाँ से खरीदा, दिल्ली से खरीदा, ठीक है। ये दिल्ली से खरीद के दिल्ली से ले गया, ठीक है। ओके, तो ये खरीदते समय क्या दिया है, इसको टैक्स दिया, ठीक है, यानी आपका जीएसटी दिया, ठीक है, ये ले गया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अगर इससे ये क्या होता है, मान लिया जाए कुछ बना के ये बेचता है, ठीक है, मान लिया जाए, तो इस पे फिर से टैक्स लगेगा, तो वही है इनपुट क्रेडिट टैक्स, टैक्स दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। उदाहरण, आपने 100 रुपये का सामान खरीदते समय 18 रुपये का जीएसटी दिया, और उसी चीज को अगर आप बेच रहे हैं तो फिर 200 में 36 रुपये का जीएसटी जो है, आप कहीं ना कहीं ये आपको सिर्फ और सिर्फ कितना देना पड़ेगा, 18 रुपये ही देना पड़ेगा, यानी 36 में से 18 आपको माइनस कर देना पड़ेगा, ठीक है। यानी आपका सिर्फ जीएसटी केस पे, मतलब जो आप पहले दे चुके हैं उसको आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। आसान भाषा में ये समझाने के लिए उदाहरण था, ठीक है। जीएसटी दर क्या होगा, भारत में मुख्यतः ये स्लैब कौन सा है, तो 0%, जो आवश्यक वस्तुएं हैं ना, जो बेसिक नीड वाले वस्तुएं हैं उस पर 0% जीएसटी लगते हैं। 5%, फिर 12%, 18%, 28% तक जीएसटी लगता है। हाल में सरकार ने इसे सरल कर 2 स्तरीय बनाने पर चर्चा की है, 5 और 18, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, 5 और 18 यानी 12 खत्म हो जाएगा और 5 और 18 सीधे लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं जीएसटी परिषद, ठीक है। देखिए जीएसटी परिषद क्या होता है, संरचना, इसका अध्यक्ष जो होता है ना जीएसटी काउंसिल का, ये केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ये मैं आपको इसलिए, सदस्य सभी राज्यों के वित्त मंत्री होता है, तो ये क्यों आपको लाया, ताकि ये इसका जो अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है। कार्य क्या करता है, दरें ये तय करता है, ठीक है, कितना रेट होगा ये जीएसटी काउंसिल ही तय करता है, और ये एक संवैधानिक संस्थान है।
ठीक है। आर्टिकल 279 ए के तहत आपका ये बनाया गया, 279 ए के तहत, ये बात आप याद रखिएगा। चुनौतियाँ क्या है, तो राज्यों के बीच राजस्व असमानता, ठीक है, छोटे व्यवसायों के लिए जटिलता, और आईटी प्रणाली की समस्या है। आयात पर निर्भरता, जैसे आपने ऊपर पढ़ा है कि मतलब क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए एमसीक्यू देखते हैं, तो एमसीक्यू देखते हैं क्या बोल रहा है आपका। देखिए, जीएसटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह एक गंतव्य आधारित डेस्टिनेशन बेस्ड कर है, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड कर है। देखिए, आपको मैं बताया था कि अगर मान लिया जाए कि जो गुजरात का आदमी है वो बिक सामान कहाँ बिक रहा है, दिल्ली में, ठीक है, लेकिन ले जा कहाँ जा रहा है, गुजरात में। लेकिन ये आपका कहाँ कर देगा, तो ये जीएसटी जो भरेगा ये कहाँ भरेगा, आपका जहाँ से लिया है वहाँ से ये भरेगा, ठीक है। यानी ये सामान जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग अगर दिल्ली में हुआ है, गुजरात में बेचा जा रहा है, तो वहीं पे इसका जीएसटी भरा जाएगा, ठीक है। यह उत्पादन के स्थान पर लगाया जाता है, ठीक है, यह उत्पादन के स्थान पे लगाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये उत्पादन के स्थान पर नहीं लगाया जाता है, यानी थर्ड हमारा कथन गलत है। इसमें टैक्स का बोझ अंतिम उपभोक्ता पर पड़ता है, ये बिल्कुल बात है कि जो अंतिम उपभोक्ता है उस पर पड़ता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो। जीएसटी परिषद के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन बोल रहा है, देखिए, जीएसटी परिषद के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। अभी मैं बताया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको वो चीज जीएसटी काउंसिल लगाया था, क्योंकि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दूसरा क्या है कि इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री सदस्य होते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। यह जीएसटी दरों की सिफारिश करता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2 और 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी किस पर लगाया जाता है, तो ये आपका अंतरराज्यीय आपूर्ति और आयात पर लगाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। अगले प्रश्न है, क्या बोल रहा है कि इनपुट क्रेडिट जो है आपका का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो टैक्स के दोहराव को समाप्त करना है, यानी कास्केडिंग इफेक्ट को दोहराव से बचाना है। यानी मान लिया जाए कि एक बार टैक्स अगर अब मैं 50 रुपए का दे दिया हूँ, तो फिर से अगर मैं वो सामान बेचता हूँ, तो उसमें अगर फिर से 25 रुपए का टैक्स जीएसटी देना पड़ रहा है, तो ये क्या है, 50 में 25 आपको माइनस करके देना पड़ेगा। यानी पहले मैं दे चुका हूँ, तो ये मेरा इनपुट क्रेडिट टैक्स है, फिर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। अगले मुद्दे पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन अभी न्यूज में फिर से ये आ गया है, तो ये पढ़ना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। एंट्री ऑफ बोमन एट सबरीमाला टेम्पल बॉडी अपोज एससी, जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, क्या बोल रहा है कि संदर्भ क्या है, कंटेक्स्ट क्या है इसका न्यूज का, तो देखिए क्या बोल रहा है कि त्रावणकोर जो देवाश्रम बोर्ड है, टीडीबी जिसको बोला जाता है, ने 2018 के भारत का सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें महिलाओं महिलाओं जैसे 10 से 50 वर्ष आयु वाले वर्ग जो महिलाएं हैं को सबरीवाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला जो मंदिर था ना, उसको में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, तो वो 2018 में एक अहम फैसला आप सुनाकर ये दिया था। तो उसी का क्या है ना, त्रावणकोर जो देवाश्रम बोर्ड है वो फिर से क्या है कि आपका विरोध जताया है, ठीक है। अब क्या है कि 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, वो क्या था, देखिए 2000 महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया गया था, और इसे अनुच्छेद आपका 14 जो समानता का बात करता है, और अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता का बात करता है, उसका उल्लंघन माना गया था। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वर्तमान घटना से पहले हम लोग चलते हैं कि आपका मेरे लिए बताना क्या ज़रूरी होगा। पहले तो आपको ज़रूरी होगा कि ये आप सबरीमाला मंदिर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। सबरीमाला मंदिर देखिए, उसके पास एक मिनट, पहले आप लोग सबरीमाला मंदिर ही देखिए, ठीक है। सबरीमाला मंदिर देखते हैं, क्या है सबरीमाला मंदिर, देखिए क्या है। देखिए, सबरीमाला मंदिर जो है ना, भारत के केरल राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। तो ये कैसा है, एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है सबरीमाला, जो भगवान किनका है, कौन से भगवान को समर्पित है, तो अयप्पा का। तो ये आप याद रखिएगा, कौन से भगवान का समर्पित है, अयप्पा का, ठीक है। स्थान कहाँ है, तो ये सबरीमाला मंदिर कहाँ है, तो केरल के पथनाम
थिट्टा, ठीक है, पथनमथिट्टा जिले में है, ठीक है, पश्चिमी घाट के घने जंगलों में स्थित है। तो ये बात आप याद रखिएगा, केरल के पथनमथिट्टा में और पश्चिमी घाट के घने जंगलों में स्थित है, यानी केरल में है। और इसका धार्मिक महत्व क्या है कि भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी सेलिब्रेट माना जाता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जरूरी है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है, और यही आपको कभी कभी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें सबरीमाला में महिलाओं को वर्जित किन कारणों से वर्जित किया गया था, तो ये आप जरूर बताइएगा कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। आपका माना जाता है अयप्पा को, भगवान अयप्पा को, यानी सेलिब्रेट माना जाता है। और यह मंदिर भारत के सबसे बड़े वार्षिक तीर्थों में से एक है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। कहाँ? आपका सबरीवाला मंदिर में। प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये देखिए, प्रमुख विशेषता जानिएगा। ये जो आपको 3 चीज़ मैं बताऊँगा ना, 3 या 4 यहाँ पे पॉइंट, ये बात आप बिल्कुल आप इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस इस तरीके से आपको बनाए जाते हैं आपको प्री में। वो यूपीएससी प्री में तो बेहतरीन इसका मतलब उपयोग किया जाता है। आप 2023 का पेपर एक था, आप देखिएगा, उसमें फनम करके आया था एक तमिलनाडु, जो साउथ इंडियन से ही था कि फनम क्या होता है। तो फनम जो था ना, तमिलनाडु आपका एक बुक में, जो एनसीईआरटी बुक में फनम का दिया गया था कि ये क्या था, फनम एक क्या था आपका, क्या था ये, सिक्का था, ठीक है, यानी सिक्का था। तो ये आप याद रखिएगा, कॉइन था, ठीक है, कॉइन था। तो ये बात आप याद रखिएगा, फनम। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन से आके क्या है ये। एक पहला जो है 41 दिन का व्रत, यानी व्रतम बोला जाता है, ठीक है। 41 दिन का व्रत क्या हुआ? श्रद्धालु जो है 41 दिनों तक कठिन तपस्या करते हैं। जो श्रद्धालु रहते हैं उनके अंदर सादगी, ब्रह्मचर्य और अनुशासन का पालन करना होता है, ठीक है। तो ये 41 दिनों का व्रत तो किया जाता है। दूसरा क्या होता है? मकर विलक्कू, ठीक है। मकर विलक्कू क्या होता है ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सव होता है। मकर विलक्कू जो होता है सबसे महत्वपूर्ण उत्सव होता है। और ये कब मनाया जाता है? तो जनवरी में मनाया जाता है, ठीक है। और लाखों श्रद्धालु इसी अवसर पर आते हैं, इस अवसर पे आते हैं, मकर विलक्कू अवसर पे। तो पूछा जाएगा कि सबरीमाला में जो सबसे ज्यादा जो श्रद्धालु जो आते हैं मंदिर में, तो कब आते हैं? तो ये मकर विलक्कू यानी जनवरी में मनाया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, मकर विलक्कू उत्सव पे आते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? कठिन यात्रा है। देखिए, पिलग्रिमेज जो है वो कहीं ना कहीं यात्रा जो है बहुत कठिन है, पहाड़ी और जंगल मार्ग से होकर गुजरा जाता है, ठीक है, यात्रा होता है। पारंपरिक रूप से पैदल यात्रा का इसमें महत्व है, ट्रेडिशन में है कि आप पैदल ही जाइए, ऐसे सुविधा है वहाँ पे, ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हमारे लिए क्या है कि ये देखिए क्या है हमारे लिए कि विवाद, सबरीमाला विवाद क्यों हुआ, ठीक है। तो ये आप देखिएगा। देखिए, सबरीमाला विवाद क्या है, तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद न्यूज़ पे चलेंगे। मंदिर तो जान लिए कि किसका है, अयप्पा का है, ठीक है, ओके। और वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, तो इसलिए वहाँ पे मनाही था। देखिए, सबरीमाला विवाद क्यों उठा? तो सबरीमाला विवाद जो है ना, सबरीमाला मंदिर जो केरल के आपका पतिठम में है, जो आपका महिलाओं के प्रवेश को लेकर उत्पन्न एक धार्मिक बनाम संवैधानिक अधिकारों का विवाद हुआ था, ठीक है। यह मंदिर जो भगवान अयप्पा को समर्पित है। परंपरा के अनुसार 10 से 50 वर्ष के जो आयु के वर्ग के महिलाएं होते हैं, वो मासिक धर्म का आयु होता है। यानी मेंस्ट्रुएशन जो है, मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड होता है आपका, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो मासिक धर्म का जो समय होता है, वो लड़कियों में माना जाता है, यानी महिलाओं में माना जाता है आपका फीमेल में 10 वर्ष से 50 वर्ष। तो इन महिलाओं का प्रवेश पर रोक था। क्यों? इसे भगवान अयप्पा की नैष्ठिक जो ब्रह्मचर्य पर परंपरा से जोड़ा जाता है। कहीं ना कहीं उनकी जो ब्रह्मचर्य का ये लोग जाने से ऐसा मतलब धार्मिक मान्यता है, ठीक है। ये साइंटिफिक तो बिल्कुल गलत है, लेकिन अब धार्मिक मान्यता है भाई, तो ये कैसे आप हटा सकते हैं? ये तो अब जो बड़े से बड़े ज्यूरी लोग हैं या ज्ञाता लोग हैं, वही इसको सही और गलत ठहरा सकते हैं। लेकिन हम अब अगर संवैधानिक अधिकारों से देखें, तो कहीं से भी ये मतलब सही नहीं माना जा सकता, ठीक है। देखिए, इसी बात पे क्या कहा है, 2018 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय जो थे, उन्होंने महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया। कहा कि ये अनुच्छेद जो है 14 जो है, ये समानता की बात करता है
और कहीं न कहीं ये समानता कहाँ है? फीमेल और मेल का यहाँ पे आपका बीच में आपका विवाद आ रहा है, ठीक है? अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता देता है, जो सभी को लिए है, ठीक है? तो महिलाओं को यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दिया जा रहा है, इन्हें हनन हो रहा है। इन दोनों अनुच्छेदों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसलिए सभी आयु की महिलाओं की प्रवेश की अनुमति दी गई थी। 2018 का जो फैसला आया था, बहुत अहम फैसला था, ठीक है? और इसी को लेकर विवाद हुआ था। विवाद क्यों हुआ? तो देखिए, धार्मिक आस्था प्लस समानता की बात आया। एक पक्ष का मानना है कि परंपरा और धार्मिक मान्यता को बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। वहीं दूसरा पक्ष जो बोल रहा है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है? अब दूसरा क्यों जो आपका है, तो विरोध और आंदोलन। फैसले के बाद केरल में बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है, ठीक है? कई संगठनों और भक्तों ने इसका विरोध किया, फैसला का, 2018 का जो फैसला हुआ था। पुनर्विचार याचिका क्यों डाला गया? तो फैसले के खिलाफ कई रिव्यू पिटीशन दायर हुआ है। मामला अभी भी कानूनी और सामाजिक बहस का विषय है, तो ये आप याद रखिएगा। इसीलिए ये विवाद का हम लोग जान गए। अब हमारे जो यहाँ पे है ना कि क्या है ये वर्तमान जो घटनाक्रम है, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर आप लोग का मुद्दा बहुत अच्छे से मैं समझा दिया कि सबरीमाला क्या है, सबरीमाला मंदिर क्या है, और सबरीमाला मंदिर का विवाद क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इसके पीछे क्या कारण था, और ये अभी किस मुद्दे पे चल रहा है, ठीक है? तो इसका कौन सा फैसला आया था, ये आपको मैं बता चुका हूँ। वर्तमान घटनाक्रम जो त्रावणकोर जो देवास्वम बोर्ड है, वो क्या उसका रुख है कि महिलाओं के प्रवेश का विरोध करने का प्रस्ताव पारित किया है। अदालत में हलफनामा यानी एफिडेविट जो दाखिल करेगा, और मंदिर परंपराओं की रक्षा को प्राथमिकता बताया है, ठीक है? दूसरा क्या है कि राजनीतिक आयाम। इस मुद्दे में कई संगठन शामिल हुए हैं, और जैसे आपका नेयर सर्विस सोसाइटी हो गया, एसएनडीपी योगम हो गया, ये संगठन पारंपरिक मान्यताओं को का समर्थन करते हैं, महिलाओं के प्रवेश का विरोध करते हैं, ठीक है? और सरकार का भी बदलता रुख, वहाँ का जो सरकार है कहीं न कहीं अभी रुख बदल रहा है, ठीक है? मुख्य संवैधानिक मुद्दे क्या है? तो देखिए, पहला जो है फंडामेंटल राइट्स वर्सेस रिलीजियस प्रैक्टिस, यहाँ मुद्दा बनता है। जैसे आपका आर्टिकल 14 जो कहता है समानता की बात करता है, वहीं आर्टिकल 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। तो ये दोनों का जो टकराव होता है ना, ये जेंडर जस्टिस वर्सेस आपका रिलीजियस बिलीफ पर ही कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है। और दूसरा क्या है कि एसेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन है, वो कहीं ना कहीं इस पे हो रहा है, ठीक है? कैसे? क्या महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंध धार्मिक अनिवार्य प्रथा है या नहीं, ये मुद्दा कहीं न कहीं उठ रहा है। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। हमारे पूरे तरह से क्या हुआ, आपका ये मुद्दा समाप्त हो गया। अब इसका हम लोग मेंस का क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, मेंस का क्वेश्चंस आपके लिए लगाया गया है कि सबरीमाला जो है विवाद भारतीय समाज में परंपरा और संवैधानिक मूल्यों के टकराव को दर्शाता है। चर्चा कीजिए। क्या बोल रहा है? सबरीमाला विवाद भारतीय समाज में परंपरा और संवैधानिक मूल्यों को टकराव को दर्शाता है। चर्चा कीजिए। ये 150 वर्ड में आप चर्चा करके मतलब आंसर लिख के आप कहाँ पे भेजिएगा, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक चैनल है, ठीक है? उस लिंक को क्या कीजिए आप लोग, लिंक लिंक पे क्लिक कीजिए, और लिंक क्लिक करते ही आप टेलीग्राम में हमारे ज्वाइन कर लीजिए। और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन करते ही आप इस मेंस का आंसर देख के आप सेंड कर दीजिएगा, और हमारे तरफ से आपको फीडबैक दिया जाएगा, ठीक है? तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और एक छोटा सा और रिक्वेस्ट है कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर का एक मुहिम चला है, तो प्लीज़ आप लोग उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। जो अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हमारे यूट्यूब चैनल, प्लीज़ आप लोग कीजिए। और इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि हमारे 4 फाउंडेशन कोर्स वेब्स अकेडमी ऐप पे लॉन्च होने वाला है, तो उसमें आपको वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। ओके, चलते हैं हमारा एमसीक्यू। देखिए क्या है, एमसीक्यू बोल रहा है कि सबरीमाला मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह मंदिर पश्चिमी घाट के पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है। क्या ये मंदिर पश्चिमी घाट के पेरियार टाइगर रिजर्व में स्थित है? ये आपका क्या है कि ये आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या है, गलत है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिए। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। क्या ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित, ओ सॉरी, पहला जो है ना सही है, ठीक है? पेरियार टाइगर रिजर्व में है, ठीक है? केरल में है, और ये शिव को नहीं, अयप्पा को, ठीक है? अयप्पा को है।
समर्पित है। ओके, तो इसलिए हमारा दूसरा गलत है। यहाँ 41 दिनों का व्रत या व्रतम अनिवार्य माना जाता है, बिल्कुल ये सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केवल एक और तीन। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि सबरीमाला मंदिर से संबंधित मकर विलुक्कू क्या है। देखिए मकर विलुक्कू जो है ना एक आपका क्या है, ये आपका एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, और ये जनवरी में मनाया जाता है। इसी उत्सव पर क्या है आपका लोग सबरीमाला के जो तीर्थ होते हैं वो तीर्थयात्री यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, सबरीमाला विवाद 2018 जो मुख्यतः किस विषय से संबंधित था, तो महिलाओं के प्रवेश का अधिकार पर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भगवान अयप्पा के बारे में सही है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, हरिहर पुत्र कहा जाता है। इनका संबंध शैव और वैष्णव परंपराओं दोनों से है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अगले मुद्दे पे चलते हैं। देखिए क्या है, थ्री स्पेक्टेटर्स ओके गॉड टू डेथ एट फूल चेज इवेंट इन तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु टीएन। ओके, क्या है संदर्भ, क्या है, तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में आयोजित मंजू विरट्टू, ठीक है, मंजू विरट्टू जो है कार्यक्रम के दौरान सांडों के हमले में 3 लोगों का मृत्यु हो गया है। ओके, ये जो मुद्दा बन रहा है, क्या बोल रहा है कि तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के आयोजित में मंजू विरट्टू कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम के दौरान सांड हमलों में 3 लोगों की मृत्यु हो गया और लगभग 95 लोग घायल हो गए। यह आयोजन जो है आपका ठीक है, बाला थंडायुत्थपानी स्वामी मंदिर के मासी मगम उत्सव के तहत किया गया है। ठीक है, तो ये मासी मगम उत्सव के तहत किया गया है। ठीक है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसमें हम लोग जानते हैं। देखिए मंजू विरट्टू क्या होता है, तो मंजू विरट्टू क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। देखिए मंजू विरट्टू जो होता है ना आपका, ये तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसमें क्या किया जाता है कि सांडो यानी बैलों को खुले मैदान में छोड़ दिया जाता है। ये मैदान है यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और लोग उनका पीछा करते हैं, मतलब लोग उनके पीछे भागते हैं। ठीक है, कहाँ होता है ये, तो ये मुख्य रूप से तमिलनाडु में होता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये होता है। कब आयोजित किया जाता है, तो मासी मगम जैसे धार्मिक त्योहारों के दौरान होता है। ठीक है, मंदिर उत्सवों का ये हिस्सा माना जाता है। कौन, आपका मंजू विरट्टू। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ये कैसे होता है, तो देखिए कैसे होता है, मतलब सैकड़ों सांडों को क्या करता है, एक साथ छोड़ा जाता है। 100 मतलब सांडों को एक साथ छोड़ दिया जाता है और पीछे क्या है कि आदमी इनके पीछे दौड़ते हैं पकड़ने के लिए, नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। दर्शक आस-पास खड़े होकर देखते रहते हैं। अब जल्लीकट्टू से इनका अंतर है। देखिए जल्लीकट्टू एक और भी खेल है, उसमें क्या है कि जल्लीकट्टू से अंतर ये इसलिए है कि मंजू विरट्टू जो है ना सांडों का पीछा यानी बुल चेज करता है और जल्लीकट्टू में सांडों को पकड़कर काबू करना होता है। इसमें पीछा करता है और इसमें काबू करना होता है। ओके, विवाद इसमें अक्सर दुर्घटनाएं और चोट होती है। पशु क्रूरता और मानव सुरक्षा को लेकर हमेशा बहस होती रहती है। ठीक है, कानूनी और नैतिक मुद्दा क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो पशु क्रूरता यानी एनिमल क्रूएल्टी, ठीक है, ऐसे योजनाओं में जानवरों के साथ दुर्व्यवहार की आशंका होती है। और पेटा कानून जो है, जैसे पेटा जो संस्था है वो उसने विरोध किया है। ठीक है, मानव सुरक्षा का भी मुद्दा उठता है। देखिए हर साल कई दुर्घटना होगा, सुरक्षा प्रबंधन पर सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा करता है। थर्ड जो है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है, वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही जल्लीकट्टू जैसे खेलों पर प्रतिबंध लगाया था 2014 में। तो ये आप याद रखिएगा, 2014 में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में संशोधन के बाद अनुमति इसमें दी गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 14 में किया था और फिर कुछ संशोधन करके इसमें छूट दिया गया है। ठीक है, जल्लीकट्टू पे तो कहीं न कहीं ये भी मुद्दा फिर से ये उठ रहा है। देखिए हमारे लिए जो मासी मगम उत्सव है, क्या है ये हम लोग देखते हैं। मासी मगम क्या है, तो ये देखते हैं। मासी मगम दक्षिण भारत का विशेषकर तमिलनाडु में मनाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक त्योहार है। तो आज आप रिलेटेड देखिए कि मंजू विरट्टू हो गया आपका, फिर सबरीमाला हो गया। ठीक है, सबरीमाला में भी आपका जो उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आज कहीं न कहीं हमारे जो कल्चर से रिलेटेड ज़्यादा आपका मुद्दा आया था। ठीक है,
कब मनाया जाता है? बाकी जो है ना कि वेस्ट एशिया पे हमला किया, आपका यूएई पे हमला किया, तो दुबई पे हमला किया, ये सब चीज़ है ना जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और एक बार फिर से मैं बताऊँगा जब ओवरऑल आएगा तो, ठीक है? तो ये आप बेफ़िक्र रहिए कि ऐसा नहीं है कि आपको मैंने नहीं पढ़ाया हूँ, पहले भी पढ़ा चुका हूँ, फिर उसी में कुछ-कुछ मुद्दे जुड़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि ओवरऑल एक बार फिर से मैं लाकर आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है? कब मनाया जाता है ये मासी मगम? तो तमिल महीने महीने मासी, ठीक है? तमिल महीने जो मासी कहलाता है, तमिल में मासी जिसको कहा जाता है फरवरी और मार्च के बीच को मासी कहा जाता है। जब माघ नक्षत्र यानी माघ नक्षत्र पड़ता है, यानी माघ में ये मासी कहा जाता है, ठीक है ना? ये मासी मगम यानी माघ जो हम लोग बोलते हैं ना उत्तर भारत में, वो यही मासी जो है आपको तमिल में बोला जाता है, ठीक है? प्रमुख विशेषता क्या है? तो पवित्र स्नान होता है। हॉलीडे यानी श्रद्धालु समुद्र, नदियों या तालाबों में स्नान करते हैं और इसे पापों से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। देवताओं की शोभा यात्रा होती है। कैसे? मंदिरों से देवताओं की मूर्तियों को बाहर निकाला जाता है, जल स्रोतों के पास ले जाकर और विशेष पूजा होती है इसमें, तो ये भी बात याद रखिएगा। मंदिर उत्सव होता है। कैसे? कई मंदिरों में भव्य आयोजन होता है, जैसे कापलेश्वरर मंदिर जो है, कापलेश्वरर जो मंदिर है चेन्नई में, उसमें भव्य उत्सव होता है। धार्मिक महत्व क्या है? मान्यता यह है कि इस दिन देवता भी पृथ्वी पर आकर स्नान करते हैं, ऐसी मान्यता माना गया है। आध्यात्मिक शुद्धि और पुण्य प्राप्ति का दिन माना जाता है मासी मगम। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अब हमारे लिए जो क्या था कि आपका यहाँ पे इसके लिए क्या है कि प्रश्न है आपका मेंस का, तो प्लीज़ आप लोग मेंस भी लिखने क्वेश्चन आंसर लिखने का कोशिश ज़रूर किया कीजिए। मैं आपको आज तीसरा ये मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए क्या बोल रहा है। पारंपरिक खेलों और मानव पशु सुरक्षा के बीच संतुलन की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए, ठीक है? 150 वर्ड में लिखिए आप लोग, ठीक है? और हमारे टेलीग्राम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए और टेलीग्राम पे आप भेजिए, ठीक है? चलते हैं एमसीक्यू पे, ठीक है? एमसीक्यू हमारे लिए एक है लगाया गया है कि मंजू विरट्टू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है कि यह तमिलनाडु में आयोजित एक पारंपरिक बुल चेज का खेल है। तो बिल्कुल ये है। इसमें प्रतिभागी बैल को पकड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है? बैल को पकड़ने का प्रयास करते हैं और ठीक है, और यह जल्लीकट्टू का ही एक रूप है, ठीक है? जल्लीकट्टू का रूप नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है? 1 और 2 उसमें नियंत्रित किया जाता है। मंजू विरट्टू किस धार्मिक संस्कृति अवसर से जुड़ा होता है? तो ये मासी मगम से, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि मंजू विरट्टू जो है और जल्लीकट्टू के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो ये देखिए, मंजू विरट्टू में बैलों को खुले क्षेत्र में दौड़ाया जाता है, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है कि मासी मगम उत्सव जो है के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां की जाती है? मासी मगम जो उत्सव है कब मनाया जाता है? फरवरी टू मार्च, ठीक है? मासी मतलब होता है आपका माघ नक्षत्र जो हम लोग बोला जाता है, हिंदी हिंदी में माघ इसको बोलते हैं, और जो माघ नक्षत्र में मनाया जाता है, यानी पवित्र स्नान इसमें किया जाता है, देवताओं की शोभा यात्रा भी किया जाता है। अग्नि पे चलने का परंपरा ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल एक और दो, ठीक है? अगले जो मुद्दा है, क्या बोल रहा है, इंडिया कनाडा आपका यूरेनियम डील एज ए कार्नी जो हुआ है, जो आपके आए हैं मोदी जी से मिले हैं आपको, मार्क कार्नी के बीच जो कनाडा से आए हैं, उनके बीच क्या हुआ है कि भारत और कनाडा ने यूरेनियम आपूर्ति समझौतों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है, ठीक है? मैं ऐसे भी कनाडा और इंडिया के बारे में परसों ही सॉरी कल ही आपको मैं बता चुका हूँ आपका रिलेशनशिप, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस मुद्दे को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, इसलिए मैं आज आपको लगा दिया हूँ, ठीक है? यह समझौता ऐसे समय में हुआ जब दोनों देशों के संबंध में पहले से भी तनाव रहा है, ठीक है? इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं, कोई है नहीं, कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ यूरेनियम आया था समझौता, तो उसके लिए मैं लगा दिया हूँ, ठीक है? इसमें यूरेनियम समझौता क्या है? तो कनाडा भारत को यूरेनियम सप्लाई करेगा और इसका उपयोग भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में होगा, और जिससे क्या होगा कि भारत की स्वच्छ ऊर्जा जो रणनीति है उसका एक हिस्सा माना जा रहा है, ठीक है? दूसरा है कनाडा का महत्व क्या है? तो कनाडा दुनिया के प्रमुख यूरेनियम उत्पादकों में से एक है और भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार भी ये बन सकता है, ठीक है?
भारत के लिए लाभ क्या होगा? तो ऊर्जा सुरक्षा इससे होगा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, कोयला पर निर्भरता कम होगा, तो प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। इससे क्या होगा? जलवायु परिवर्तन कम होगा, ठीक है। जलवायु लक्ष्य जैसे नेट जीरो लक्ष्य जो हमारा है 2047 तक, उसमें ये प्राप्त करने में मदद करेगा। स्वास्थ्य स्वच्छ और स्थायी ऊर्जा का स्रोत भी प्रदान होगा। रणनीतिक सहयोग, भारत और कनाडा में संबंधों में सुधार का ये संकेत प्रदर्शित करता है। संबंधों की पृष्ठभूमि, पहले दोनों देशों के बीच तनाव था, खालिस्तान मुद्दा को लेकर कूटनीतिक विवाद हो जाता था। यह समझौता रिलेशन रीसेट यानी संबंध सुधार की दिशा में कदम है, जो मैं आपको कल भी बताया हूँ। और अन्य क्षेत्र में सहयोग, जैसे आपका दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है, आतंकवाद से निपटने के लिए, संगठित अपराध से, और आर्थिक और तकनीकी सहयोग करेगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। और व्यापक महत्व यहाँ पे क्या हो सकता है? तो वैश्विक राजनीतिक, जैसे भारत का पश्चिमी देशों के साथ सहयोग मजबूत करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और बहुपक्षीय संतुलन होगा, मल्टी अलाइनमेंट होगा। ऊर्जा रणनीति, जैसे परमाणु ऊर्जा जैसे रिलायबल होगा और लो कार्बन इमिशन भी इसमें होता है। भारत के ऊर्जा मिश्रण में विविधता भी आएगी, ओके। और यहाँ पे है कि यूरेनियम क्या है, जो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, यूरेनियम एक रेडियोधर्मी धातु है, यानी रेडियो एक्टिव मेटल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर ऊर्जा एनर्जी और परमाणु हथियारों में किया जाता है। रासायनिक प्रतीक यू इसको बोला जाता है यूरेनियम को, ठीक है। यह प्रकृति में खनिज के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में कैसा है? खनिज के रूप में पाया जाता है। अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करने की इसमें कैपेसिटी होती है, यानी क्षमता होती है। उपयोग कहाँ होता है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और इससे क्या होता है कि बिजली उत्पादन होता है, ठीक है। परमाणु हथियार यानी उच्च स्तर पर संवर्धित इनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग जब किया जाता है, तो ये परमाणु हथियार बनाया जाता है। अन्य उपयोग जैसे हो गया चिकित्सा में, रेडिएशन थेरेपी के वैज्ञानिक अनुसंधान में भी इसका उपयोग होता है। देखिए, यूरेनियम के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है आइसोटोप्स, यूरेनियम 238 जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसका कम उपयोग होता है। यूरेनियम 235 परमाणु रिएक्टर हथियारों में उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये यूरेनियम 235 लेने की बात कहा गया है, ठीक है, कनाडा से। भारत के लिए महत्व, ऊर्जा सुरक्षा वही है। भारत में सीमित यूरेनियम भंडार है, इसलिए आयात जरूरी होता है, तो कनाडा से करेंगे, ठीक है। स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा जैसे लो कार्बन, वही क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद होगा। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे कनाडा हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगा, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ेगा इसे। चुनौतियां क्या है इसमें? तो रेडियो धर्मी प्रदूषण होता है, परमाणु कचरा भी, न्यूक्लियर वेस्ट भी जमा हो सकता है बहुत सारा, सुरक्षा का भी जोखिम हो सकता है, ठीक है। अगला है हमारा मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट टू लुक इनटू फिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या है नेट? ये देखते हैं, पहले ये मुद्दा पढ़ते हैं कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, उन्होंने क्या कहा है कि यह विचार करने का निर्णय लिया है कि क्या देश के सभी रक्त बैंकों में, जो ब्लड बैंक हैं, में न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जिसको नेट कहा जा रहा है, को अनिवार्य किया जाए। तो यह मामला जो है सुरक्षित रक्त संक्रमण यानी सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने का अधिकार से जुड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं देता है। अब हमारे लिए क्या है? पहले तो ये हम लोग जानते हैं कि नेट क्या होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड टेस्ट क्या होता है। तो न्यूक्लिक एसिड जो टेस्ट होता है, एक ऐसी तकनीक है जो वायरस के डीएनए, ठीक है, वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है, उसकी जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल को सीधे क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है, यानी पहचान कर लेता है। कौन? आपका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में, ओके ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये क्या है आपका, इसका जो वायरस होता है ना, उसका डीएनए और आरएनए की पहचान कर लेता है, सीधे डिटेक्ट कर लेता है। और यह किन बीमारियों को पता लगाता है? तो जैसे एचआईवी हो गया, ठीक है, आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, तो इन बीमारियों को ये पता लगाता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है? तो देखिए, ये कैसे काम करेगा? तो ये खून के सैंपल, जैसे ब्लड का सैंपल लेगा और ब्लड लेगा, उसमें निकालेगा और उसमें वायरस का जेनेटिक मटेरियल खोजता है, ठीक है, यानी आरएनए या डीएनए खोजता है। संक्रमण के शुरुआती चरण यानी विंडो पीरियड में भी बीमारी
पकड़ लेता है, यानी शुरुआती चरण में भी पकड़ लेगा, तो इसलिए हमारे लिए उपयोगी है बहुत ज़्यादा। खासियत क्या है इसका? बहुत ज़्यादा यानी हाईली सेंसिटिव है, यानी ज़्यादा सटीक है ये, ठीक है? बीमारी ये जल्दी पकड़ता है, ठीक है? पकड़ लेता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका एडवांटेज और क्या है कि गलत रिपोर्ट यानी फ़ॉल्स नेगेटिव की संभावना इसमें बहुत कम रहता है, और कमी क्या है तो महँगा बहुत ज़्यादा है, और हर अस्पताल में ये क्या है हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हो सकता है, ठीक है? तो नहीं है, ये भी कहीं न कहीं चुनौतियाँ हैं। और कोर्ट की इस पर प्रमुख टिप्पणियाँ क्या हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए देखिए, बेंच जो बैठा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सूर्यकांत जी हैं, और अन्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या सभी राज्य आपका न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो है का खर्च उठा सकता है? कोर्ट ने कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाया। याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि किन राज्यों अस्पतालों में नेट लागू है, इसका डेटा प्रस्तुत करें। मुद्दा का महत्व क्या बनता है, तो देखिए क्या है कि अनुच्छेद 21 जो है राइट टू लाइफ का बात करता है, और सुरक्षित रक्त प्राप्त करना मौलिक अधिकार का हिस्सा होता है, तो ये बात कहीं ना कहीं मुद्दा उठ रहा है। दूसरा है थैलेसीमिया मरीजों पर प्रभाव। थैलेसीमिया रोगियों को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है, संक्रमित रक्त मिलने का जोखिम अधिक होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठ सकता है। हालिया घटना क्या है कि जैसे मध्य प्रदेश में देखिए सतना में क्या हुआ कि 6 बच्चे एचआईवी संक्रमित हो गए दिसंबर 2025 में। ये क्या है ब्लड गलत चढ़ने से, ठीक है? झारखंड में देखिए चाईबासा जो है, ये कहीं कई बच्चे संक्रमित रक्त चढ़ने से क्या हो गए एचआईवी पॉजिटिव, यानी उनमें भी एड्स जो एचआईवी पॉजिटिव हो गया। इन्हें याचिका में प्रिवेंटेबल ट्रेजेडीज कहा गया, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। ओके, टारगेटेड डाइज जो बोलते हैं वो कहा गया। भारत के लिए क्या व्यापक महत्व है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य रक्त सुरक्षा मानकों को मजबूत करने की जरूरत है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। और क्या है कि स्वास्थ्य अवसंरचना की भी जरूरी है, राज्यों के बीच असमानता और गरीब राज्यों के लिए वित्तीय चुनौती भी कहीं न कहीं है। और नीति निर्माण जैसे नेट जो हो गया, न्यूक्लिक एसिड टेस्ट को राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन जो है की आवश्यक जरूरी है। ओके, और यहीं पे एक और उठता है एलिसा क्या है? एलिसा आपको यूपीएससी में पहले भी पूछ दिया गया है एलिसा टेस्ट के बारे में, और कहीं ना कहीं आपका नेट अब इस बार मुद्दा उठ सकता है, तो ये दोनों को मिला के पूछ सकता है। इसलिए मैं आपको न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो है और आपका एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसी एक जो समान लैब टेस्ट है, जिसका उपयोग क्या किया जाता है शरीर में किसी बीमारी के खिलाफ बने, जो ये क्या करता है ना एंटीबॉडी करता है। एलिसा कैसे चेक करता है? उसमें क्या था डीएनए, यानी डीएनए का आपका मतलब वायरस का क्या करता था, वो डीएनए और आरएनए का पहचान करता था, और ये क्या करेगा कि बीमारी के खिलाफ जो एंटीबॉडीज और एंटीजन को पहचानने के लिए किया जाता था। तो इसमें ये आरएनए और डीएनए का कोई मैटर नहीं करता है, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी चेक करता है, टेस्ट करता है। और ये कैसे काम करता है, तो ये भी जब शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो शरीर एंटीबॉडी बनाता है, इसका कहना है, ठीक है? और एलिसा टेस्ट इन्हीं एंटीबॉडी और एंटीजन को डिटेक्ट करता है। वो किसको डिटेक्ट करता है, तो जेनेटिक मटेरियल को, यानी डीएनए और आरएनए को करता है नेट। तो ये मुख्य अंतर है, तो इसी अंतर को क्या करेगा ना, ये आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, ठीक है? तो कंफ्यूजन कर सकता है। इसमें एंजाइम और कलर चेंज होता है, यानी रंग परिवर्तन के जरिए रिजल्ट मिलता है। इसमें क्या होता है, जो रिजल्ट देता है एंजाइम और कलर चेंज हो जाता है, के जरिए रिजल्ट है। किन बीमारियों में उपयोग होता है, ये भी एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और कोविड-19 में भी एंटीबॉडी टेस्ट में ये एलिसा टेस्ट आपका महत्वपूर्ण है, ठीक है? विशेषता क्या है इसका, तो देखिए सस्ता और आसानी से उपलब्ध है, बड़े स्तर पर स्क्रीनिंग के लिए उपयोग किया जाता है, सरकारी अस्पतालों में सामान्यतः ये इस्तेमाल किए जाते हैं। लिमिटेशन इसका क्या है, संक्रमण के शुरुआती चरण में बीमारी पकड़ नहीं पाता है, और जो नेट होता है वो शुरुआती चरण में ही इसको पकड़ लेता है बीमारी को। क्योंकि एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, इसीलिए विंडो पीरियड में ये नहीं कर सकता है। फॉल्स नेगेटिव की संभावना ये होता है इसमें, जैसा ठीक है? तो सटीक भी नहीं है। देखिए यहाँ पे मुख्य अंतर मैं आपको लिए लगा गया हूँ
क्या कि एलिसा और नेट का सरल अंतर, जैसे देखिए एलिसा और नेट है। एलिसा क्या है, एक एंटीबॉडी और एंटीजन को डिटेक्ट करता है, और नेट क्या करता है, वायरस का डीएनए और आरएनए को डिटेक्ट करता है। एलिसा सस्ता है और नेट आपका महंगा है। एलिसा आपका देर से बीमारी पकड़ता है, लेकिन ये नेट जो है आपका जल्दी पहचान कर लेता है। एलिसा कम सटीक है, लेकिन नेट जो है आपका ज़्यादा सटीक है। तो ये आपका मुख्य अंतर है। अब यहाँ से आपके लिए क्या है कि एमसीक्यू है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूक्लिक एसिड टेस्ट जो नेट कहा जा रहा है कि सही, इनके बारे में सही है। पहला कथन क्या बोल रहा है आपका कि यह एंटीबॉडी का पता लगाता है। क्या न्यूक्लिक एसिड टेस्ट नेट का एंटीबॉडी का पता लगता है? बिल्कुल नहीं। या वायरस के डीएनए और आरएनए का पता लगाता है? बिल्कुल सही है। यह संक्रमण के प्रारंभिक चरण में भी रोगों को पहचान सकता है? बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या बोल रहा है कि एलिसा टेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह एंटीजन और एंटीबॉडी का पहचान करता है। बिल्कुल सही बात है। यह नेट से अधिक संवेदनशील होता है? नहीं, अधिक संवेदनशील नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कथन है कि यह बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग के लिए उपयुक्त होता है? ये भी बात सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 और 3। और आज का जो हमारा जो ये एमसीक्यू है कि विंडो पीरियड शब्द किससे संबंधित है? तो वह संक्रमण, वह समय जब एंटीबॉडी अभी बनी नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और रक्त सुरक्षा जो है आपका, देखिए यहाँ पे एक और एमसीक्यू लगा हुआ है कि रक्त सुरक्षा या ब्लड सेफ्टी के संदर्भ में जो नेट टेस्ट को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो देखिए पहला कथन है कि यह संक्रमण के शुरुआती चरण में रोग को पहचानता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि फॉल्स नेगेटिव की संभावना इसमें कम होता है। ये भी बात सही है। यह सभी राज्यों के लिए सस्ता और सुलभ है? नहीं, ये बहुत महंगा है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो आज का मुद्दा बस इतना ही आज के लिए। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि हमारा 1000 का सब्सक्राइबर का लक्ष्य है, तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग जो हमारा 4 फाउंडेशन कोर्स आने वाला है, उसमें आप लोग भागीदार बनिए। ठीक है, और आपको क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा जब आप लोग 1000 जो पहले जो सब्सक्राइबर होइएगा ना, उसके लिए जो फाउंडेशन कोर्स हमारे वेब्स एकेडमी ऐप्स पे आने वाला है, उसमें आपको वेब्स एकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, और एक छोटा-सा और रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करके ज़रूर जाया कीजिएगा क्लास पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय